तो आप पुलिस है तो आप अरेस्ट तो करते ही हमको पता है। ये बताइए डिजिटल अरेस्ट कैसे करते हैं? मुख्यतः जो साइबर अपराध का जो कह सकते हैं जो मेवात है उस रीजन में भी सर्व कर चुका हूँ। Scamsters have targeted over 600 people in Delhi NCR alone, and they have extorted 400 crore rupees from innocent victims. पार्सल में ड्रग्स मिली है कि आपके बेटे को हमने ऐसे किसी में पकड़ लिया है, और वीडियो कॉल के माध्यम से ही आपके प्रीमाइसेस को सर्च करते हैं, या फिर डिजिटली लिटरेट नहीं होते वो ये बात को मान लेते हैं। ऐसी धाराएं बताते हैं जो बहुत ही जिनमें पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है, तो पुलिस जाती है उसको सीधा ही उठा लेता है। सारी क्राइम ब्रांच वो खुद लेके बैठे होते हैं, जो मतलब इतनी अलग अलग तरह की गुजरात मुंबई सबको कंबाइन कर देते हैं वो लोग। ये कंपटीशन का माहौल है कि भी कौन सबसे पहले शेयर करेंगे, और आप टाइम से हमें अलर्ट करें ताकि उनको पकड़ने में भी आप हमारी सहायता कर पाएँ। वेलकम है आपका इस सीरीज में। इसमें हम लोग आज एक पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें आज के टाइम पे डिजिटल अरेस्ट की बहुत सारी इवेंट्स हो रही है। आज हम सीखेंगे कैसे अपने आप को साइबर सिक्योर रखना है। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो सीईओ चित्तौड़गढ़ की पोस्ट पर पदस्थापित है। विनय सर को मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूँगा। और सर, अपना जो आज का मोटिव है वो एकदम ऐसा है कि आज ऑडियंस आपको भी जान पाए, जो आपका सेवा का जो अनुभव रहा है, और जो आजकल के डिजिटल अरेस्ट के जो ये बहुत सारे इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी प्रबुद्ध लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में। तो सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा है सर? सबसे पहले तो आपको थैंक यू। मैं जो चूरू ज़िले का रहने वाला हूँ। जो शुरुआती पढ़ाई हुई है वो मेरी गांव में ही हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक किया है एनआईटी सूरत से सिविल इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद 1 साल प्राइवेट में किया है। उसके बाद 2 साल मैं बैंकिंग में रहा हूँ, और अभी 2021 से राजस्थान पुलिस सेवा में हूँ। इससे पहले मैं मुख्यतः जो साइबर अपराध का जो एक केंद्र है, जो कह सकते हैं जो मेवात है, उस रीजन में भी सर्व कर चुका हूँ, और अभी सीओसीटी चित्तौड़गढ़ पोस्टेड हूँ। तो सर, जो ये सारा सफ़र रहा उस दौरान अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारी ऐसी इवेंट्स आ रही है जिसके अंदर ऐसा बोल रहे डिजिटल अरेस्ट कर लिया। तो आप पुलिस है तो आप अरेस्ट तो करते ही हमको पता है। ये बताइए डिजिटल अरेस्ट कैसे करते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो कानून में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें डिजिटल अरेस्ट की ऐसी कोई बात हो। लेकिन आजकल ये एक टर्म चल रही है कि डिजिटल अरेस्ट। उसमें क्या होता है कि कोई जो फ्रॉड करने वाले हैं वो आपको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपके पार्सल में ड्रग्स मिली है, या आपके नाम पे बहुत सारी सिम मिली हैं जिनका ऐसे किसी काम में यूज़ हो रहा है, या फिर पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं कि आपके बेटे को हमने ऐसे किसी में पकड़ लिया है, ऐसे किसी गलत गतिविधि में पकड़ लिया है। तो वो आपको कहते हैं कि आप वीडियो कॉल कीजिए हमें, ताकि हम देख सकें कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं। और वीडियो कॉल के माध्यम से ही आपके प्रीमाइसेस को सर्च करते हैं। आपके मतलब जो भी डिजिटल आपके इक्विपमेंट हैं उसको बंद करवा देते हैं, और एक तरह से आपको उसी कैमरे की निगरानी में रखा जाता है, जिसको डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहे हैं। तो बेसिकली जो ये क्राइम हो रहे हैं इसका जो स्वरूप ऐसा हो गया है कि जिसमें वो डिजिटली आपको डिजिटल अरेस्ट पुलिस नहीं कर रही है। उसके अंदर आपको जो डिजिटल अरेस्ट कर रहा है वो कोई एक कहीं रिमोट लोकेशन पे बैठा हुआ हैकर है जिसने आपको इस टाइप का कॉल किया है। तो सर, कोई किसी के पास कॉल आता है, क्योंकि जनरली आज के टाइम पे सबके पास इस टाइप के फ्रॉड कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यस। तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे अगर उसने कॉल रिसीव कर लिया है और उससे इस टाइप की कोई बात होती है तो वो कैसा कॉन्वर्सेशन होता है उसके साथ? कोई केस केस हो इस टाइप का, उसके साथ हम समझें उसको सर। इसमें ही ऐसा होता है, जो फ्रॉडस्टर होते हैं उनके पास पूरा सेटअप होता है कि जैसे एक ऑफिस में, जैसे मैं हूँ तो मैं कैसे बैठता हूँ, मेरी क्या टेबल होगी, उसकी क्या कुर्सी होगी, पीछे बैकग्राउंड में राजस्थान पुलिस या मुंबई पुलिस या क्राइम ब्रांच इस टाइप का पोस्टर लगा होता है। प्रॉपर स्टार लगे हुए वर्दी होती है, और मतलब अपने आप को बताते हैं कि मैं इस पोस्ट पे हूँ और इस जगह पोस्टेड हूँ। तो इस तरफ से जो अनजान लोग होते हैं या फिर डिजिटली लिटरेट नहीं होते, वो ये बात को मान लेते हैं कि हाँ, हाँ, ये पुलिस ही फ़ोन कर रही है, और वो आपको बात भी करवाते हैं कि हम आप हमारे सुपीरियर ऑफ़िसर से बात कीजिए। उसके पास भी एक ऐसा ही सेटअप होता है। उसको देख के जो एक लोगों में एक पुलिस का भय है कि पुलिस पता ही नहीं क्या कर देगी, हमें गलत फँसा देगी ऐसा। उस वजह से वो उस दबाव में आ जाते हैं कि उनकी बातों में आ जाते हैं, और फिर अपनी सारी जानकारी शेयर कर देते हैं। तो बेसिकली उनके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तो वो ऑलरेडी लेके बैठे होते हैं। तो आपको वो सारी रिवील करने से आपको एक कॉन्फिडेंस में ले लेंगे कि हाँ, हम पुलिस है और हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं।
वो आपके बारे में सारी रिसर्च करने के बाद आपको कॉल करते हैं और उसके बाद इस पूरे भय का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो सर अपने आप को अगर साइबर सिक्योर रखना है, यानी कि इस टाइप की कॉल्स आए या फिर कॉल्स के अलावा और भी कुछ माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि एआई वॉइस क्लोनिंग का भी चल रहा है। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं कि जिसमें आपके किसी परिचित की ही आवाज़ में वो सामने वाला बात करता है। अब ऐसे टाइम पे उसको कितना अलर्ट रह के और किस टाइप के स्टेप, क्योंकि वो तो कुछ भी बोल सकते हैं कि उसकी डेथ हो गई या कुछ भी हो गई, तो ऐसे में क्या होता है, भाव जैसे इमोशंस आए और इंसान उससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें उसको किस तरह से स्टेप लेना चाहिए, किस तरह से पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए उसके बारे में? जो ये साइबर फ्रॉड है वो धीरे-धीरे इवॉल्व हो रहा है। जब शुरुआत में जब ऐसे फ्रॉड होते थे तो क्या होता था कि कोई नंबर होते थे, उसपे आप जैसे आप अ, बन के आपके पिताजी से बात करनी है तो आपकी फ़ोटो लगा लेते थे व्हाट्सएप पे डीपी, और ये फ़ोन कर रहा है। और अभी ये नेक्स्ट लेवल जो वॉइस क्लोनिंग का है इस पे पहुँच गए हैं। और इनमें अगर साधारण सी चीज़ें हैं, नॉर्मल सा माइंड आप अप्लाई करेंगे, आप उसके फ़ोन पे फ़ोन ही कर लीजिए। भी आपको बता रहे हैं कि भी आपके बेटे ने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया है या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो आप उसके फ़ोन पे फ़ोन करके वेरीफ़ाई कर लीजिए कि वो कहाँ है, क्या ऐसी कोई बात हुई है। तो आधी चीज़ें तो उससे ही दूर हो जाती हैं। लेकिन जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो आप पे दबाव बनाते हैं कि आप फ़ोन मत कीजिएगा, और ऐसे कहते हैं चलिए आपके बेटे से आपको बात करवा देते हैं, और वो बेटा आप कहोगे कि हाँ, हाँ, बात करवा दो, तो बेटा बात करेगा ही नहीं। वो ऐसे आवाज़ें निकालेगा, या तो कि मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, ऐसी आवाज़ें आपको डिस्टेंस में सुनाई देंगी और वो बात ही नहीं करवाएँगे आपसे। आप किसी दूसरे फ़ोन से उनको फ़ोन करके देख लीजिए कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं है। मतलब बेसिक सा माइंड अप्लाई करने से ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आपको ऐसे कहते हैं कि हम अभी फ़ोन करेंगे और आपके जो पास का थाना है उससे 10 मिनट में पुलिस आके आपको अरेस्ट कर लेगी। तो आप उनको ये कह दीजिए कि मैं खुद चल के थाने जा रहा हूँ, अब बताओ क्या करना है आगे? तो आप एक बार थाने चले जाइए, बता दीजिए कि ऐसी-ऐसी चीज़ हुई है। वो मतलब देशद्रोह और इस टाइप की बातें भी करते हैं कि आपके ऊपर देशद्रोह का केस लगा है और थाने से अभी पुलिस आने वाली है, तो लोग काफ़ी डर जाते हैं उस वक़्त। तब ये ऐसी धाराएँ बताते हैं जो बहुत ही जिनमें पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसी अगर धाराएँ होती हैं तो कोई आपको वीडियो कॉल नहीं करेगा, पुलिस आपको घर जाके उठा ही ले आएगी सीधा। मतलब कोई ऐसी शायद दुनिया में कहीं की भी ऐसी पुलिस नहीं है जो ऐसे देशद्रोह का आरोप हो या ड्रग का ट्रैफिकिंग का आरोप हो, ऐसे मामलों में आपको वीडियो कॉल करके कहे कि हमारा एक पुलिस ऑफिसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस जाती है, उसको सीधा ही उठा लेती है। ऐसा कभी केस सामने नहीं आया कि उसको हम फ़ोन करके बताएँ कि आप आपके खिलाफ केस है, आपसे ये बात करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं। तो सर ऐसी क्या प्रैक्टिसेस फ़ॉलो करनी चाहिए? जैसे लोग आज के टाइम पे आधार के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, हर चीज़ में आधार लग रहा है और उन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन का ये लोग यूज़ में ले रहे हैं। तो क्या स्टेप्स ऐसी ध्यान में रखें कि जैसे आधार का उपयोग करना है कहीं पे, तो वो क्या किस तरह से उसको उपयोग करें ताकि उसको एक सेफ्टी का एहसास भी हो साथ में? सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जैसे न्यूज़ वगैरह में हम देखते रहते हैं, बेसिक प्रिकॉशन ऑलमोस्ट अल्टरनेटिव डे आती है, न्यूज़ में देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर में देख लीजिए, या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसमें भी आती रहती हैं। अभी गवर्नमेंट ने आधार से जो डेटा है वो चोरी नहीं हो उसके लिए मास्क्ड आधार का भी एक ऑप्शन चलाया है। आप कहीं भी अगर आपको आधार यूज़ करना है तो मास्क्ड आधार है उसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो लिंक्स वाली है कॉमन सी बात है, जो रोज़ ही आपके व्हाट्सएप पे कोई न कोई भेजता होगा कि अनजान जो लिंक है उस पे क्लिक मत कीजिए। फिर भी हम क्लिक करते हैं। भी हमारे पास मैसेज आता है कि दिवाली की विशेज़ आप अपने नाम से बनाना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत है कि उस लिंक से आप ऐसी इन्फॉर्मेशन बनाएँ, दिवाली का ग्रीटिंग कार्ड बनाएँ, आप खुद बना सकते हैं। या फिर सिंपली अगले को फ़ोन करके भी आप दिवाली की शुभकामनाएँ दे सकते हैं। तो ऐसी कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं, हम रोज़ ही सुनते हैं कि लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, और फिर वो मैसेज पढ़ के अगला काम ये करते हैं कि लिंक पे क्लिक करता। तो उन्हीं से वो इन्फॉर्मेशन चोरी होती है। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ज़्यादातर जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, उनके 99% के पास आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। 1% के पास उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। वो आपसे ही पूछते हैं और 15 मिनट बाद उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपने मुझे बताई, और ये कहेगा मेरे सुपीरियर ऑफिस से बात कीजिए, वो बताएगा वही इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले वाले आदमी को बताई थी। फिर आप कहोगे कि इसके पास ये कहाँ से आई? आपने ही तो बताई है 10 मिनट पहले। तो सब प्रबुद्ध लेवल के लोग जो होते हैं, जैसे कोई प्रोफेसर हो गए, कोई रिटायर्ड जज हैं, वो लोग इसके अंदर 7-7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। तो मतलब ये जो चीज़ है, ये बहुत अपने आप में बहुत कंसर्न वाली चीज़ है। तो इसमें पुलिस के अंदर क्या प्रावधान है? क्या इस टाइप का सेल बना हुआ है जिसके अंदर कोई भी जाके अपना ईज़िली कंप्लेंट दर्ज करा सके? जो प्रबुद्ध लोगों का जहाँ तक डिजिटली अरेस्ट होने की बात है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो डर जाते हैं कि ओहो! मेरा नाम आ गया, फिर मैं समाज में
पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं गलत फँस जाऊँगा। तो ये डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। जब तक आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तब तक आपको डरने वाली बात ही नहीं है। और दूसरी बात है कि कोई भी ऑफ़िसर आपको फ़ोन से कॉन्टैक्ट करेगा तो उसके बाद ज़रूर आपके पास आएगा। आपका लोकल सबसे ज़्यादा ये होता है कि लोकल थाना ही कॉन्टैक्ट करता है। अगर आपने कोई अपराध करके आप छुपे हैं, जैसे आप असम में अपराध करके चित्तौड़गढ़ आके छुप गए, तो असम पुलिस आएगी तो चित्तौड़ पुलिस को साथ लेके ही जाएगी। बिल्कुल, वो अकेला मतलब ऑपरेशन रेयर ऑफ द रेयर करते हैं, ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो जब तक लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो आप समझ ही जाइए। जो लेटर आते हैं वो उसमें 50 एजेंसी का नाम गिना देते हैं कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये कहा है, गुजरात एनसीबी ने ये कहा है, उसने ये कहा है, उसने ये कहा है। सारी क्राइम ब्रांच वो खुद लेके बैठे होते हैं, जो मतलब हाँ, इतनी अलग-अलग तरह की गुजरात, मुंबई सबको कंबाइन कर देते हैं वो लोग। कंबाइन कर देते हैं तो समझ जाना चाहिए। और जैसे मैंने कुछ-कुछ रिकॉर्डेड कुछ-कुछ जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं इस चीज़ को, तो उनको देखते भी हैं तो समझ में भी आता है कि वो मतलब ऐसे कॉल साइन यूज़ करते हैं कि आईपीएस टू सीआई, ऐसा पुलिस ऐसा कोई कॉल साइन यूज़ नहीं करती कभी। मतलब ये नॉर्मल सी बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, वो फ़ोन पे बात करते हैं और उनकी आप अगर आप बातों को ध्यान से सुनोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आपके साथ हो रहा होता है तब आप कहीं न कहीं प्रेशर में आ जाते हैं और ये चीज़ देख ही नहीं पाते हैं, जो चीज़ नॉर्मल बैठा हुआ आदमी देख सकता है। आज मैं अगर आपको दिखाऊँगा कि ऐसे हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आराम से पकड़ में आ रहा है, ये देखो ये झूठ बोल रहा है, ये बात इसने ऐसी बोल दी, ऐसी बोल दी। पर जब खुद के साथ हो रहा होता है तो मेंटली इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि मैं तो जेल चला जाऊँगा और मैं तो ऐसे हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा-सा माइंड को आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाना है और उस वक़्त आपको एक अलर्टनेस के साथ, और सबसे अच्छे दोस्त आपके उस वक़्त पुलिस ही है, जिनको आप जा कर के अपना पूरा मैटर नज़दीकी थाने में बताइए। तो हो सकता है कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से हेल्प करेंगे कि आप उस फ्रॉड से बच सकें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो आपके पैसे की डिमांड करते हैं। पैसे की डिमांड करते हैं। तो पैसे की डिमांड जब करे, तब हाँ, आपको सतर्क सब अलर्ट हो समझ जाना जाना है। चाहिए, तो उसी टाइम समझ जाना। किसी को भी ₹1 आपको ट्रांसफ़र करना नहीं है। और रही बात ये है कि वो आपकी मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं। तो जनरली मोबाइल का एक्सेस सर, ये मोबाइल चोरी की जो घटनाएँ होती है, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मोबाइल चोरी भी हो रहे हैं और उसी के कारण वो अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो अगर किसी का मोबाइल चोरी होता है, जो कि एक जनरली होता रहता है, तो उसको उस वक़्त क्या मतलब स्टेप्स लेनी चाहिए ऐसा? इसके लिए वेरियस हेल्पलाइन भी हैं और गवर्नमेंट की वेबसाइट भी हैं। आप उन पे जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं कि मेरा ये मोबाइल नंबर चोरी हो गया है। तो उसमें आपके जो आईएमईआई कोड होते हैं उसके आधार पे वो मोबाइल उसमें लिस्ट में आ जाता है और वो ब्लॉक हो जाता है। अब उसमें अगर कोई भी उसको ऐसा आदमी अनऑथराइज़्ड रूप से एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो अलर्ट आ जाता है पुलिस के पास। तो सुविधाएँ तो सारी ही हैं, पर वही बात एक्सेस करने की बात है और सबसे ज़्यादा तो ये है कि व्हाट्सएप पे भी जैसे राजस्थान पुलिस का भी चैनल बना हुआ है। आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे चैनल बने हुए हैं। राजस्थान पुलिस का भी है, हरियाणा पुलिस, एमपी पुलिस, सबका बना हुआ है चैनल। वो रोज़ ऐसी केसेज़ भी शेयर करते हैं, ऐसी जानकारियाँ भी शेयर करते हैं कि आपको कहाँ कंप्लेन रजिस्टर करानी है, कैसे इनसे बचना है। तो आप नॉर्मल जो स्क्रॉल कर रहे होते हैं चीज़ें, तब उसमें ही आप ये सीख सकते हैं। गवर्नमेंट तो पहुँचने का प्रयास कर रही है लोगों तक। अब लोग ही अगर गवर्नमेंट से दूर भाग रहे हैं तो वो बात अलग है। तो अभी जैसे जनरली इसमें अपन ने सोशल मीडिया का ज़िक्र किया, और मुझे जो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो लोगों के क्लिक्स जाते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जाते हैं। तो सोशल मीडिया को उपयोग करते वक़्त कुछ सावधानियाँ ऐसी क्या बरतनी चाहिए, जिसके कारण अपने आप को सेफ ज़ोन में अपने रख सकें? और पोस्ट करते वक़्त भी क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा वाद-विवाद, दंगे-फ़साद सब सोशल मीडिया हाँ। टिप्पणी के कारण ही हो रहे हैं। तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए एक आम आदमी को? सबसे ये है कि सोशल मीडिया पे जैसे अनजान जो आदमी होता है जिसको आप जानते ही नहीं, वो आपको लिंक भेजता है कि ये आपकी फ़ोटो है क्या? मतलब ऐसे ही कुछ चीज़ें, इस आदमी को आप जानते हो क्या? तो वो ऐसी चीज़ें क्लिक करने से बचना चाहिए। क्या ये विभिन्न ऐप से जुड़े हुए होते हैं ये लिंक, जैसे एनीडेस्क एक जो फ़ेमस ऐप है। वो कंट्रोल लेने के लिए ही है, बनाया तो इसलिए गया है कि आपके फ़ोन में कोई खराबी आ गई तो कंपनी में जो बैठा आदमी है वो आपके फ़ोन में कंट्रोल लेके वो खराबी सही करे। पर उसका यूज़ हो रहा है साइबर फ्रॉड में। तो ऐसे ऐप आपके अगर फ़ोन में डाउनलोड हो जाते हैं तो वो फ़ोन का एक्सेस उनके पास आ जाता है। तो वो जितनी चाहें उतनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपसे नॉर्मली पासवर्ड पूछ के वो खुद पासवर्ड अप्लाई करके खुद ही ओटीपी लेके सारा काम कर सकते हैं। तो ऐसे लिंक से क्लिक करने से बचना चाहिए। दूसरा बात है कि पोस्ट जब तक हमें पता नहीं हो तब तक ऐसी पोस्ट करने से बचना चाहिए। जैसे अभी जो इंसिडेंट हुआ था टोंक में, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की मैं पोस्ट देख रहा था कि गाँव में 10 लोग मर गए, गाँव में 12 लोग मर गए। तो और अगले दिन हम अखबार पढ़ते हैं और अभी तक ऐसे किसी के मरने की खबर मैंने तो नहीं सुनी है।
तो ये न्यूज़ मीडिया में फैल रही थी, उस वजह से जो आसपास के लोग हैं वो भी इकट्ठा होते हैं और एक तनातनी की सिचुएशन बन जाती है। ऐसा ही सांप्रदायिक घटनाओं में होता है। तो जब तक आप देख नहीं रहे हैं इन चीज़ों को, आपने खुद देखा नहीं, आपने खुद वेरीफाई नहीं किया, तब तक ऐसी पोस्ट करने से बचना चाहिए। बेसिकली एक शेयरिंग की जो आदत है ना, वो एक हद से ज़्यादा हो गई है लोगों की कि कुछ भी आया उसको शेयर कर दो। हाँ, मतलब तो फिर आजकल हर आदमी एक न्यूज़ रिपोर्टर बन गया है और ये कंपटीशन का माहौल है कि भी कौन सबसे पहले शेयर करे। हम सोचते हैं जो हमारा फैमिली ग्रुप है, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम सोचते हैं सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ तो मुझे ऐसे सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, सबसे पहले देखो मैंने देखा कि उसमें से कोई लिखता है हाँ, ये तो मुझे पहले से ही पता है। ये कंपटीशन की भावना चल रही है, इस वजह से भी लोग जल्दी से जल्दी शेयर करना चाहते हैं कि ये न्यूज़ देखो सबसे पहले मेरे पास आई। मतलब ये भी एक अचीवमेंट की भावना आ गई है इसमें, जो कि मतलब सही नहीं है। तो बेसिकली आपको फर्स्ट शेयर करने से बेहतर ये एक अच्छा विकल्प है कि आप एक ऑथेंटिक जो चीज़ है, किसी ऑथेंटिक ऑफिसर की कही हुई या कोई ऐसी बातें हैं, उनको आप शेयर करेंगे तो फिर भी वो एक चलता है कि मतलब हाँ, ठीक है, आपने कुछ शेयर किया है। अदरवाइज़ आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं जिस कंटेंट का आपको पता नहीं है, तो उसको आप शेयरिंग करने से थोड़ा बचें बचना ताकि इस टाइप का एनवायरनमेंट ना फैले। सर अभी जो आरएएस का एग्ज़ाम आने वाला है और काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आरपीएस बनने का एम रखते हैं। तो ऐसे में कैसा जज़्बा चाहिए उनको और उनके मोटिवेशन के लिए सर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई पे ध्यान देना है और जो आप डेली गोल्स बनाइए उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। आगे की अभी नहीं सोचना है कि इसके बनने के बाद ज़्यादातर जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले होते हैं कि वो बनने के बाद मैं ऐसा करूँगा, बनने के बाद ऐसा करूँगा, तो वो सोचने का टाइम अभी नहीं है। अभी सिर्फ़ पढ़ाई करने का टाइम है। आपका अच्छा ग्रुप होना चाहिए जिसमें सारे पढ़ने वाले लोग हों, डेली गोल्स हों आपके, उनको पूरा करें और टेस्ट सीरीज़ को देते रहें। टेस्ट से अपना एनालिसिस करें और जो आपके पीयर्स हैं उनसे भी अपना एनालिसिस करवाएँ और उस बेस पे आपको सफलता मिलेगी। ऐसी मेरी कामना है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये रहता है कि मतलब जॉब मिलने के बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे और उसके बाद जो सेवा का बाद का जो पीरियड होता है, वो किस तरह का होता है, वो भी काफ़ी सारे जनों को काफ़ी कुछ आइडिया नहीं है। तो वो उसको बहुत ज़्यादा अलग मैनिपुलेट करते हुए उसी ख़्यालों में रह जाते हैं, ना कि प्रयास करते हैं। और बाकी कैसी लाइफ़ रहती है, वो हम किसी और वीडियो में सर के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसा सर का दिनचर्या रहती है, कैसा दिन रहता है, वो हम उसमें वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप साइबर सिक्योर रहें, सतर्क रहें, यही सर का भी प्रयास है कि आपने चित्तौड़गढ़ की भी जो जनता इसमें देख रही है तो वो इस चीज़ को अमल में लाए ताकि सर की भी जो सर के पास जो समस्याएँ आती है इस टाइप की डिजिटल डिजिटल फ्रॉड वाली, तो वो भी कम होगी और आप भी काफ़ी सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। और आप टाइम से हमें अलर्ट करें ताकि उनको पकड़ने में भी आप हमारी सहायता कर पाएँ। जी, तो आज की इस कन्वर्सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और साथ में काफ़ी अच्छी-सी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है।